हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आपको कहानी सुनाते हैं। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि चाची चोरी चोरी मुझे देख रही थी। जब मैं बात करके हटा तो चाची ने मुझसे कहा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने पूछा, क्या चाची? मैं समझा नहीं। चाची ने कहा, मुझे 5 मिनट हो गए तुम्हें देखते हुए और तुम कुछ कर रहे थे। तब मुझे समझ आ गया कि चाची ने मुझे देख लिया था। फिर मैंने सीधे सीधे चाची से कह दिया। चाची ने कहा, अच्छा, ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, चाची, अब आपको क्या बताऊं? चाची ने कहा, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में। और मैं चाची के कमरे में चला गया। चाची ने कहा, राहुल, तुम तो बहुत तगड़े हो। तुमने तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाची ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चाची मेरे पास आई और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 22 साल है और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा चाचा और मेरी चाची रहते हैं, जिनकी अभी नई न शादी हुई थी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा विदेश में पैसे कमाने के लिए गए हुए थे। उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे और उसके बाद वह बाहर चले गए थे। मेरे पापा की भी एक दुकान है। वह सुबह 8 बजे जाते और रात को 8 बजे वापस आते थे। मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर लेता हूँ, नहीं तो घर में ही रहता था और घर के काम करता था। एक दिन मेरी चाची की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। मम्मी ने कहा, तू अपनी चाची को डॉक्टर के पास ले जा, उसे तेज बुखार है। मैंने बाइक निकाली और चाची को पीछे बैठने के लिए कहा। चाची पीछे बैठ गई। हमारे घर से हॉस्पिटल 3 किमी की दूरी पर था। रास्ता थोड़ा खराब था। मैंने चाची से कहा, चाची, आप मुझे पकड़कर बैठिए, रास्ता थोड़ा खराब है, कहीं आप गिर ना जाएं। चाची ने कहा, ठीक है, और चाची ने मुझे कंधे से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता और ज्यादा खराब हो गया, जिससे मुझे बार बार ब्रेक मारने पड़ रहे थे। चाची ने मुझे दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। मुझे थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ। उसे भी कुछ महसूस हो रहा था। 20 मिनट बाद हम दवाई लेकर वापस घर आ गए। चाची अपने कमरे में लेट गई और मैं बाहर बरामदे में बैठ गया। मम्मी ने पूछा, राहुल, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, मम्मी, डॉक्टर ने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस बुखार थोड़ा ज्यादा है और उसने दवाई दी है। कहा कि ये खा लो, आराम आ जाएगा। अगर आराम ना आया तो फिर आ जाना, मैं दवाई बदल दूंगा। 5 मिनट बाद चाची ने मुझे आवाज लगाई और मम्मी ने कहा, राहुल, चाची तुझे आवाज दे रही है, लगता है उसे कुछ चाहिए। मैंने जाकर देखा तो चाची ने कहा, राहुल, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आ। मैंने कहा, ठीक है चाची जी, और मैं गिलास में पानी लेकर चाची को देने गया। मेरे हाथ चाची के हाथों से टकरा गए और चाची ने नजरें नीची कर लीं। जब मैं पानी देकर वापस जाने लगा तो चाची ने कहा, राहुल, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल लग जाएगा। मैंने कहा, चाची, मुझे मम्मी के साथ घर के में थोड़ी मदद करवानी है। चाची ने कहा, वह खुद ही कर लेंगी, तुम बैठ जाओ। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं 51 मिनट बैठ जाता हूँ। चाची मुझे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी, राहुल, अब आ जा, मेरे साथ काम में हाथ बटा दे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ। मैंने चाची से कहा, चाची, मैं जा रहा हूँ, मम्मी आवाज लगा रही है। चाची ने कहा, चल, ठीक है। अगले दिन चाची बिल्कुल ठीक हो गई और वह घर के काम करने लगी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था और चाची झाड़ू लगा रही थी। वह जानबूझकर मेरे सामने झाड़ू लगा रही थी ताकि मैं उसे देख सकूं। मम्मी अपने काम में लगी हुई थी। चाची मुझे चोरी चोरी देख लेती थी, ये देखने के लिए कि मैं उसे देख रहा हूं या नहीं। अब मुझे समझ आ गया था कि चाची क्या चाहती थी, क्योंकि चाचा को गए हुए 8 महीने हो चुके थे और चाची किस तरह से रह रही थी, ये मुझे ही पता था। चाची का तो अभी शादी का आनंद भी नहीं उतरा था और चाचा उसे पहले ही छोड़कर चला गया था। चाची अलमारी के ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। तब चाची मुझसे कहने लगी, राहुल, 1 मिनट के लिए कमरे में आओ। मैंने कहा, चाची अभी आया। फिर मैंने पूछा, चाची जी क्या हो गया? चाची बोली, अलमारी बहुत ऊंची है और मुझे वह सामान लेना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। फिर चाची कहने लगी, राहुल, तू एक कर मुझे पीछे से पकड़ और ऊपर उठा ताकि मैं वह सामान ला सकूं।
मैंने कहा, ठीक है, चाची जी। जैसे ही मैंने चाची को पीछे से पकड़कर ऊपर उठाया, तो चाची को कुछ तीखा सा महसूस हुआ और चाची हंसने लगी। मैं समझ गया कि चाची को क्या चाहिए। चाची बोली, चल, अब बस कर और मुझे नीचे उतार दे। जैसे ही मैंने चाची को नीचे उतारा, मेरे हाथ चाची के टच हो गए और उसने लंबी सी सांस ली। मैं समझ गया कि चाची मुझ पर बिल्कुल फिदा है। मेरी तरफ से ही ढिलाई थी। फिर मैंने भी सोचा कि मुझे अपनी ढिलाई को सख्त कर देना चाहिए। एक दिन मैं फ़ोन पर अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। मैं छत पर था। रात के 10 बजे थे। मम्मी डैडी तो सो गए थे, लेकिन चाची जाग रही थी। चाची अपने कमरे में थी और मैं छत पर था। चाची को पता चल गया कि मैं किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और वह मेरे पास छत पर आ गई। चाची बोली, राहुल, तुम इस समय किसके साथ बात कर रहे हो? मैंने कहा, चाची ये कोई खास बात नहीं है। चाची बोली, अच्छा इतनी ज़्यादा खास है? मैंने कहा, हाँ चाची। चाची बोली, मुझसे भी ज़्यादा खास है। तब मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा कि चाची क्या कह रही हैं। मैंने कहा, चाची नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप तो मेरे लिए बहुत खास हैं। चाची कहती है, अगर मैं ज़्यादा खास हूं तो फिर तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ भी बात कर सकते थे। मैंने कहा, चाची वह मेरी गर्लफ्रेंड है। चाची बोली, राहुल, मैं तुम्हें कुछ दिनों से बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। पर आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? मैंने कहा, चाची, ये कैसे हो सकता है? चाची बोली, देख तुम्हारे चाचा को गए पूरे 9 से 10 महीने हो गए हैं। मैं किस तरह रह रही हूँ, ये मुझे ही पता है। मैंने कहा, चाची अगर किसी को पता लग गया। तो चाची ने कहा, देख, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। बस यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना कम कर देना। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैंने कहा, चाची चलो ठीक है। फिर चाची ने मुझे छत पर ही गले लगा लिया। मेरे अंदर तो जैसे करंट सा लग गया। चाची देखने में भी बहुत सुंदर थी। चाची बोली, राहुल, चल अब कमरे में चलते हैं। मैंने कहा, चाची अगर मम्मी डैडी को पता लग गया तो वह कहती है किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। तुम चलो। और चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चाची बोली, राहुल, तुम तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ चुके हो। किस चक्की का आटा खा रहा है? मैंने कहा, चाची, जिस चक्की का आटा चाचा खाता था वही चक्की का मैं भी आटा खा रहा हूं। चाची कहती हैं, पर तुम्हारा चाचा तो इतना तगड़ा नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही तगड़े हो। मैंने कहा, चाची, ये तो हाथ का कमाल है, अपना अपना स्टाइल होता है। चाची कहती है, अच्छा, ये भी होता है। 2-3 घंटे बाद चाची बोली, तू ऐसा कर अपने कमरे में चला जा। इससे पहले कि तेरे मम्मी डैडी उठे, तू जल्दी यहां से निकल जा। फिर मैंने जल्दी से चाची के कमरे से आकर अपने कमरे में लेट गया। अब जब भी चाची काम करती थी, तो मैं कभी कभी चाची को देखता रहता था। वह भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। वह भी पल भर का आनंद लेती थी। इसी तरह जब घर में कोई नहीं होता था, तो फिर हम अपने कमरे में चले जाते थे। एक रात मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया। मैं अपने कमरे में उसके साथ बातें कर रहा था, तो मैंने बातों बातों में उसे कहा, पूनम, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वह कहती है, राहुल, क्या हो गया तुम्हें? इतना समय हो गया हमारी दोस्ती को, पर तुम अब तक मुझे यह बात नहीं बता पाए। पर आज तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, पूनम कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया। तो वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं। बताओ कहाँ आऊं? अगले दिन मैं उसे एक होटल में ले गया और मैंने पूनम के साथ समय गुजारा। पूनम ने भी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसे यह भी पता था कि हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बातचीत मेरी चाची के साथ भी चल रही है, क्योंकि अगर उसे यह बात पता लग गई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसलिए मैंने उससे चाची के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ये आदत मुझे मेरी चाची ने ही लगाई थी, क्योंकि एक बार नारियल का पानी पीने की आदत लग जाए, फिर वह किसी भी हद तक जाकर वह पानी पी ही लेता है। वही अब मेरा हाल हो गया था। मैं नहीं रह सकता था। मैं पूनम को बस में बिठाकर सीधा घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर के 2 बजे थे। मुझे पता नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। फिर मैं 4 बजे उठा। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और कहती है, राहुल, क्या हो गया? आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा है। मैंने कहा,
चाची हाँ, थोड़ा सा काम था, वह करके आया हूँ, इसलिए थकावट हो गई है। चाची बोली, कौन सा काम करके आया है? मैंने सोचा, अगर मैंने चाची को सब कुछ बता दिया, तो फिर मैं चाची की तरफ से भी हाथ धो बैठूंगा, और फिर मैंने चाची को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा, चाची, मैं तो सारे काम कर लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों के घर गया था और उसके काम में उसकी मदद कर रहा था। अगर मैं चाची को झूठ नहीं बोलता, तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती। मेरे लिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। चाची कहती है, अब ऐसा कर, तेरी मम्मी घर नहीं है और तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। मैंने कहा, चाची मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, आज नहीं कल पक्का। वह कहती है, चल ठीक है, कर ले। आज राम पर एक बात थी। दोस्तों, चाची के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूनम के साथ वह बात नहीं बनी। या फिर चाची को अनुभव था और पूनम को अनुभव नहीं था। दोस्तों, थोड़ा बहुत शादी का फर्क तो पड़ता ही है। एक दिन चाची चाचा के साथ फोन पर बात कर रही थी और उनसे बहस कर रही थी। वह कह रही थी, आप अभी क्या करने वाले हैं? थोड़ा और पैसे कमा लो, हमारे काम आएंगे। 2-3 साल और लगा लो। मेरा क्या है, मैं तुम्हें फोन पर वीडियो कॉल कर लूंगी। तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। पर चाचा कह रहे थे कि हमारी कंपनी में काम नहीं है, कंपनी से लोग घर जा रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे भी कहा, तो फिर मुझे भी इंडिया आना पड़ेगा, और ये सब 10 और 15 दिन की बात है। सबकी छुट्टी होने वाली है। चाची ने चाचा का फोन काट दिया। मैंने कहा, चाची क्या हो गया? चाची कहती हैं, तेरा चाचा लगता है महीने तक घर आ रहा है, जो मस्ती करनी है इस महीने में अच्छी तरह कर ले। मैंने कहा, ठीक है चाची। फिर हमने कोई भी दिन जाया नहीं, जाने दिया, और मुझे और भी ज्यादा अनुभव हो गया। एक पूरा महीना हो गया और चाचा घर आ गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना शुरू कर दिया। वह कहती है, राहुल, मेरे घर पर मेरे शादी की बात चल रही है। अगर तुम मेरे साथ शादी कराना चाहते हो, तो अपने घर बात कर लो और मेरे घर अपने मम्मी पापा को भेज दो। नहीं तो इन लोगों ने मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मैंने कहा, तू अपनी मम्मी से बात कर। वह कहती है, मैं कोशिश कर रही हूं। उन्होंने पूछा, लड़का क्या करता है? तो फिर मैं क्या कहूंगी? मैंने कहा, तू कह देना कि लड़का एल्यूमिनियम का काम करता है। वह कहती है, चल ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वह बोली, मम्मी को मैंने मना लिया है। मम्मी को अब पापा से बात करनी है। देखते हैं कि पापा क्या कहते हैं। रात को जब उसके पापा घर आए, तो उसकी मम्मी ने बात की और पूनम के पापा भी झट मान गए। उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं। तुम अपने मम्मी पापा को मना के मेरे घर भेज दो। मैंने कहा, चल ठीक है। फिर 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। अब चाचा भी यही रहकर काम कर रहे थे, और अब हमारी इस बात का ना तो चाचा को पता था और ना ही मेरी पत्नी पूनम को। हमने इस बात पर बिल्कुल ही मिट्टी डाल दी थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं और चाचा अपनी पत्नी के साथ खुश है। हमने अब कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं और पूनम एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच पूनम ने एक दिन खुशी खुशी मुझे यह खबर दी कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाचा और उनकी पत्नी भी इस खबर से बहुत खुश हुए। घर में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया था। चाचा का मेरे साथ व्यवहार अब एक बड़े भाई जैसा हो गया था। हम दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। कुछ महीनों बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। हमने उसका नाम आर्या रखा। वह पूरे घर की जान बन गई थी। चाचा और उनकी पत्नी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। इस बीच मैंने और चाचा ने अपने काम को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब हम दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया और उसमें हमें काफी सफलता मिली। एक दिन चाचा ने अचानक मुझसे कहा, देखो, जो भी हुआ वह बीता हुआ कल है। अब जो हमारे पास है वही हमारी असली खुशी है। मैं उनकी बात समझ गया। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, अब हम अपने परिवार की खुशी को सबसे ऊपर रखेंगे। आज भी हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मेरी और पूनम की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और चाचा चाची भी खुश हैं। बीते हुए पलों को हमने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमने समझ लिया था कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। समय अपनी गति से चलता रहा। मेरी बेटी आर्या अब 5 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूमियत और हंसी ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था।
पूनम और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। चाचा और चाची भी अपने काम और जीवन में स्थिर हो चुके थे। एक दिन आर्या मेरे पास आकर बोली, पापा, चाचा क्यों मुझसे इतने प्यार करते हैं? क्या मैं उनकी बेटी जैसी लगती हूँ? उसकी भोली बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सिर्फ हमारी नहीं, पूरे परिवार की खुशी हो। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। आर्या के सवाल ने मेरे दिल के किसी कोने को छू लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीते हुए पल मेरी जिंदगी में किसी दिन दोबारा दस्तक देंगे। कुछ दिन बाद मैं और चाचा रात के वक्त छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा, क्या आपको कभी उन पुराने दिनों की याद आती है? चाचा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, यादें तो आती हैं, पर उन्हें वापस बुलाने की हिम्मत कभी नहीं की। जो बीत गया वह हमारे सबक थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद पछतावा, शायद सुकून। हमने उस वक्त जो फैसला लिया वह सही था ना? मैंने पूछा। चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही और गलत हालात पर निर्भर करते हैं। जो आज हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। उनके शब्दों ने मुझे हल्का कर दिया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि हमारे बीच का हर दर्द अब पीछे छूट चुका है। कुछ हफ्ते बाद पूनम ने सुझाव दिया कि हमें एक फैमिली गेट टुगेदर करना चाहिए। मैंने भी इस बात को सहर्ष मान लिया। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और घर में रौनक लौट आई। उस दिन पूनम ने मुझे एक कोने में बुलाकर कहा, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे बीच का रिश्ता मैं समझती हूँ। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। तुम्हें सब पता है? मैंने धीमे से पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी खुशियों की बुनियाद बन गया। उस रात मैं पूनम के साथ बैठा था और आर्या हमारे साथ खेल रही थी। मैंने महसूस किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है, भूलने और माफ करने में। अब हमारा परिवार सिर्फ घर नहीं, एक ऐसा आश्रय बन चुका था जहां हर रिश्ता मजबूत था। मैं, पूनम, चाचा, चाची और आर्या, हम सब ने अपने हिस्से का दर्द और खुशी बांटकर जिंदगी को पूरी तरह से जीना सीख लिया था। आर्या अपनी तस्वीरें लेकर आई और हमें दिखाने लगी। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सबके लिए कुछ बड़ा करूंगी, जैसे आप और चाचा ने किया। उसकी बातों में भविष्य की उम्मीद थी। हमने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारी सबसे बड़ी खुशी हो और तुम्हारे साथ हमारा हर दिन नया है। हम सब ने मिलकर अपने अतीत को एक खूबसूरत सबक के तौर पर अपनाया और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जिया, क्योंकि अंत में जिंदगी वही है जो हम उसे बनाते हैं। प्रेम, माफी और 7 सर्दियों की रात थी। कमरे में हल्की रोशनी और पूनम की आवाज का जादू माहौल को और दिलकश बना रहा था। आर्या सो चुकी थी और मैं पूनम के साथ चाय की प्याली लेकर बैठा था। खिड़की से झांकते चांद की रोशनी उसकी चेहरे पर गिर रही थी। क्या सोच रहे हो? पूनम ने पूछा। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो हर बार मुझे उसे और करीब खींच लाती थी। बस तुम्हारे बारे में, मैंने मुस्कुराकर कहा। वह शर्मा गई, लेकिन आंखें मेरी तरफ झुकी रहीं। मैंने महसूस किया कि शादी के इतने सालों बाद भी वह वैसी ही थी, मासूम, अपने प्यार में खो देने वाली। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों की सिहरन ने मुझे उस पहली मुलाकात की याद दिला दी जब मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। पूनम, मैंने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ प्यार में और गहरा डूबता जाता हूं। और मैं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखने के बाद ही अपना दिल दे दिया था। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हमारी आंखें मिलीं और ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मैंने उसकी आंखों में वह गहराई देखी जो मुझे हर बार उसके और करीब ले आती थी। तुम्हें पता है, पूनम ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे और चाचा के बीच कुछ अनकही बातें हमेशा महसूस की हैं। मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं जानती हूं कि उन बातों ने तुम्हें बहुत तोड़ा होगा। मैंने उसकी बात सुनकर एक पल को ठहर कर उसे देखा। पूनम, वो बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं।
लेकिन मैं यह मानता हूँ कि तुमने मेरे जीवन को एक नई रोशनी दी है। तुम्हारे बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पूनम ने मेरी ओर झुकते हुए कहा, हम सबकी अपनी परछाइयां होती हैं, लेकिन सच ये है कि जब कोई तुम्हें पूरी तरह समझ लेता है, तो वह हर दर्द को मिटा सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम दोनों धीरे धीरे पास आ गए। सर्द हवा ने खिड़की पर दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर बस हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। पूनम ने अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छुआ और मैं उसकी आंखों में डूबता चला गया। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, मैंने कहा, और तुम्हारे बिना मेरी सांसें, उसने धीरे से जवाब दिया। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को फिर से महसूस किया। यह सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो मैंने देखा कि पूनम मेरे पास सोई हुई थी। उसका चेहरा शांत और मासूम था। मैंने उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूमा और बुदबुदाया, तुम मेरी हर खुशी हो, पूनम। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे हर सपने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वह भरोसा था जिसने हमें हर मुश्किल से आगे बढ़ाया। हमारे अतीत ने हमें सिखाया था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल को साथ झेलने का नाम है। अब मैं और पूनम अपने रिश्ते को हर दिन और खूबसूरत बना रहे थे, क्योंकि हमारे लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। उस सुबह ठंड हल्की हल्की थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा उत्साह था। एग्जाम के लिए तैयार होकर मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस आई और भीड़ से भरी हुई थी। किसी तरह मैंने खुद को अंदर जगह दिलवाई। बस में खड़े होने के लिए भी मुश्किल से जगह थी। मेरे सामने खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे बालों को छू रही थी। तभी पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया। मैं पलटी और देखा, एक लंबा, सादगी से भरा चेहरा। उसकी आंखें गहरी और मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। वह थोड़ा झिझका और बोला, सॉरी, जगह कम है, शायद आपको असुविधा हो रही हो। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे शब्द मेरे दिल की धड़कन से तेज नहीं थे। बस हिलती रही, और हर बार भीड़ में वह थोड़ा और करीब आता गया। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, कहानी सुनाते हैं। एक जगह बस अचानक रुक गई और मैं अपना संतुलन खो बैठी। गिरने ही वाली थी कि उसने मेरे कंधे को थाम लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, आप ठीक हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरी नजरें उससे हट नहीं पाईं। पूरे सफर के दौरान उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या मैं आराम से खड़ी हूं। उसकी आवाज में एक सुकून था। जब मेरा स्टॉप आया तो मैं उतरी। उसने भी बस से उतरते हुए कहा, आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि फिर कभी मिलेंगे। मैं कुछ कह पाती, इससे पहले बस चल पड़ी। उसकी आंखों में एक सवाल था और मेरे दिल में उसका जवाब। परीक्षा तो जैसे तैसे दी, लेकिन मन उस अनजान मुसाफिर में उलझा रहा। मैं सोचती रही, क्या वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? कई दिनों बाद जब मैं उसी स्टॉप पर खड़ी थी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर दिखा। इस बार उसने झिझके बिना कहा, क्या आपके साथ बस में सफर करने की अनुमति मिलेगी? और उस दिन से हमारी कहानी शुरू हुई। उस भीड़ भरी बस में हम दोनों ने अपनी अलग सी दुनिया बसा ली। अब हर सफर में हमें मंजिल से ज्यादा साथ की परवाह होती थी। प्यार बस यूं ही शुरू हो जाता है, एक अनजानी मुलाकात, और फिर दिल की गहराई तक पहुंचता हुआ। उस दिन से हमारी मुलाकातें बस तक सीमित नहीं रहीं। हर सुबह वह मेरा इंतजार करता। जैसे ही मैं स्टॉप पर पहुंचती, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती। उसकी मुस्कान के पीछे का वो अनकहा प्यार धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रहा था। एक दिन जब बस भीड़ से खाली थी, उसने धीरे से कहा, दिव्या, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने अपनी उंगलियों से सीट के कोने को पकड़ा हुआ था, जैसे शब्द कहने में भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगता है? मेरे होंठों से जवाब नहीं निकल सका, लेकिन मेरी आंखों ने शायद सब कह दिया। वह मुस्कुराया और बोला,
मैं हर सुबह तुम्हें देखकर जिंदा महसूस करता हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बातें बस कह दी जानी चाहिए? उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी लगता है। शायद तुमने मेरे दिल की बात कह दी। उस दिन से हम सिर्फ मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि हमारी रूहें एक दूसरे को तलाशने लगीं। कभी कभी वह मेरे बालों से उड़ते गुलाब की खुशबू का जिक्र करता, तो कभी मेरे हंसने की वजह पूछता। हर बातचीत में उसकी आंखों की गहराई मुझे और डुबो देती। एक शाम, जब हम दोनों बारिश से भीगते हुए बस स्टॉप पर खड़े थे, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे पूरे वजूद को महसूस करा रहा था। उसने धीरे से कहा, दिव्या, मैं तुम्हें इस ठंडी बारिश में भीगते देख नहीं सकता। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह समझा दिया है कि तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत वजह हो। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और गर्मजोशी थी कि शीर्षक अनकही धड़कनें, मैं अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने उसके हाथों को और कसकर थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना ये बारिश सिर्फ बूंदों की बेमानी सीढ़ियां हैं, लेकिन तुम्हारे साथ यह एक गीत है जो हमारी कहानी लिख रहा है। उस दिन पहली बार उसने मुझे अपने पास खींचा। हम बारिश में एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारी धड़कनें भी एक हो गईं। वह मेरे माथे को छूते हुए बोला, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी धड़कन, सब कुछ मेरे होने को मायने देता है। उस पल ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। अब हमारा रिश्ता शब्दों से परे था। उसकी बाहों में मैं खुद को ऐसा महसूस करती थी जैसे मैं किसी कविता का हिस्सा हूं, जिसे सिर्फ उसने लिखा हो। हमारी कहानी बस यहीं खत्म नहीं हुई। वह हर सुबह मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नई वजह ढूंढता, और मैं उसकी आंखों में खुद को बार बार खो देती। कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं, लेकिन उनका गहराई में उतरना उस प्यार की कहानी बनाता है जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। बारिश में वो पहली मुलाकात हमारी कहानी का नया अध्याय बन गई। अब हम बस मुसाफिर नहीं थे। हमारे बीच जो जुड़ाव था, वह शब्दों और स्पर्श से परे था। हर सुबह वह मुझे लेने आता और हर शाम मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढता। उसके साथ बिताया हर पल ऐसा लगता जैसे वक्त रुक सा गया हो। एक दिन उसने मुझे एक खूबसूरत झील के पास मिलने बुलाया। मैं वहां पहुंची तो देखा, वह एक बेंच पर बैठा था, हाथ में एक छोटा सा बक्सा पकड़े। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है? कुछ खास? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, दिव्या, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताए लम्हों को एक किताब में लिखने जैसा महसूस करता हूं। लेकिन कुछ बातें किताबों में नहीं लिखी जा सकतीं, वे सिर्फ दिल में बसी रहती हैं। वह खड़ा हुआ और मेरे करीब आया। उसका हर कदम जैसे मेरी सांसों को बांध रहा था। उसने बक्सा खोला, जिसमें एक खूबसूरत पेंडेंट था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं चाहता हूं कि इसे पहनकर तुम हर पल महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ होने का एहसास इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तुम्हारे बिना ये पेंडेंट भी बेमानी लगता। उसने मेरे गले में पेंडेंट पहनाया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थीं, और उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, दिव्या, मेरी जिंदगी का हर लम्हा अब तुम्हारे नाम है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं। उस रात हम दोनों झील के किनारे बैठकर घंटों बात करते रहे। चांदनी की रोशनी में जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो ऐसा लगा जैसे हमारी रूहें एक दूसरे से वादा कर रही हों, हमेशा साथ रहने का। दिन बीतते गए और हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता गया। हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नज़र जैसे हमारी कहानी में एक नई कविता जोड़ रही थी। जब वह मुझे अपनी बाहों में समेटता, तो ऐसा लगता जैसे मैं पूरी दुनिया को पा चुकी हूं। एक दिन उसने मुझसे कहा, दिव्या, मैं चाहता हूं कि हम इस कहानी को एक ऐसा नाम दें जिसे ये दुनिया हमेशा याद रखे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारी कहानी का नाम पहले से है, रूह का सफर। क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है,
यह हमारी रूहों का बंधन है, जो अनंत तक चलेगा। उस दिन उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और हम दोनों ने चाँद की रोशनी में यह वादा किया, हमारा प्यार हर सांस में जिंदा रहेगा, हर जीवन में साथ रहेगा। कुछ कहानियां सिर्फ जिया नहीं जातीं, वे समय और स्थान से परे एक अमर गीत बन जाती हैं, जो रूहों को जोड़ती हैं। हमारी कहानी भी ऐसी ही थी, एक रूहानी सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। वो दिन जैसे हमारी आत्माओं को बांधने का एक संकेत था। हर मुलाकात के साथ हमारे दिलों की धड़कनें और तेज हो जातीं। हमारी बातें अब शब्दों से परे हो चुकी थीं। कभी उसकी आंखों की गहराई में मैं खुद को खो देती, तो कभी उसकी बाहों के गर्म एहसास में मैं खुद को पूरा महसूस करती। एक शाम उसने मुझे शहर से दूर एक पहाड़ी पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची, तो चारों तरफ सितारों जैसी जगमगाती लाइटें थीं और बीच में एक छोटी सी टेबल। उसने मेरे लिए खाना बनाया था। उसकी यह कोशिश मेरे दिल को और छू गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इन कोशिशों की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जवाब दिया, दिव्या, जब तुम मेरे पास होती हो, तो मैं अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूं। तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं हो, तुम मेरी रूह हो। हमने खाना खाया और फिर आसमान के नीचे बैठे। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से उलझी हुई थीं। उस पल उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, दिव्या, मैंने तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की, लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा सताता है, क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगी? उसकी आंखों में एक डर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हर सुख दुख में, तुम्हारी हर सांस में। उसने मेरी ओर झुककर धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि इस रात को हमारी रूहों का मिलन कहा जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओ कि हम दोनों के बीच कोई फासला न बचे। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। उसने मुझे अपने पास खींचा और उस पल में जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई। उसका स्पर्श मेरे दिल को सुकून दे रहा था। उसके होंठों का एहसास मेरे हर दर्द को मिटा रहा था। उस रात आसमान गवाह था, चांदनी हमारी गवाही दे रही थी। हम दोनों ने अपनी रूहों को एक दूसरे में समेट लिया। हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से परे था। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हमें छुआ, उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, अब मैं पूरा हूं। तुमने मुझे मेरी आत्मा वापस दी है। उस दिन से हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हर दिन, हर रात वह मेरे करीब आता गया। उसने मुझे समझाया कि प्यार सिर्फ स्पर्श नहीं, बल्कि वह एहसास है जो आपकी आत्मा को छू लेता है। हमारी कहानी अब एक अमर प्रेम गाथा बन चुकी थी। हमने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि अपनी रूहों को पाया था। हमारा प्यार अब किसी शब्द या परिभाषा का मोहताज नहीं था। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए नहीं होतीं, वे रूहों को मिलाने के लिए होती हैं। और हमारा प्यार एक रूहानी गीत था जो कभी खत्म नहीं होगा। उस पहाड़ी पर बिताई वह रात हमारे जीवन की सबसे गहरी और मधुर स्मृति बन गई। वह दिन और वह रात अब हमारे बीच के हर पल का आधार थी। हम हर रोज एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, जैसे दो नदियां सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देती हैं। एक शाम उसने मुझे एक बगीचे में बुलाया। चारों तरफ गुलाब खिले थे और बीच में एक छोटी सी झील थी। उसकी सजावट को देखकर लगा जैसे उसने हर फूल मेरे लिए चुना हो। वहां एक पुराना तोता पिंजरे में बैठा था, जो हमें ध्यान से देख रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंची, उसने एक गीत गाना शुरू किया। तोते की आवाज में ऐसा लगा जैसे वह हमारी कहानी सुना रहा हो। मैंने हंसते हुए उससे पूछा, यह सब क्यों? वह मुस्कुराया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तोता सिर्फ देख रहा है, गा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो। ये सब इसलिए है क्योंकि हर पल तुम्हारे साथ मैं अपने दिल के हर हिस्से को तुम्हारे नाम करता हूं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झील के पास ले गया। पानी में चांद की परछाई झलक रही थीं। उसने मेरे बालों में उलझे गुलाब की पंखुड़ी को छुआ और कहा, दिव्या, तुम्हारे बिना यह चांद भी अधूरा लगता है। तुम मेरी दुनिया हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर पल इस बात का एहसास हो। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थीं। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैं अपनी धड़कनों को काबू में नहीं रख सकी। उसने मुझे अपने करीब खींचा और हमारे बीच की दूरी मिट गई। उस पल उसकी बाहों में ऐसा लगा
जैसे मैं एक खूबसूरत गीत का हिस्सा बन गई हूं। उसने धीरे से कहा, दिव्या, मैं चाहता हूं कि यह रात कभी खत्म न हो। तुम्हारा हर स्पर्श, तुम्हारी हर मुस्कान मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। जब तुम मुझे देखते हो तो ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूं। तोता हमारे पास मंडरा रहा था, जैसे वह भी इस पल का हिस्सा बनना चाहता हो। उसने अचानक कहा, प्यार अमर है, प्यार अनंत है। हम दोनों उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। उसने मेरी ओर झुककर मेरे होंठों को छुआ। वह स्पर्श ऐसा था जैसे हमारी आत्माओं का मिलन हो रहा हो। उस रात चांद, तारे और वह गीत हमारी प्रेम कहानी का हिस्सा बन गए। अब हमारी हर मुलाकात में वह तोता हमारा साथी बन गया। वह हर बार कुछ नया गाता, जैसे हमारी कहानी को शब्दों में पिरो रहा हो। हम दोनों ने उस तोते को गीत नाम दिया, क्योंकि वह हमारी आत्माओं का संदेशवाहक बन गया था। कुछ प्रेम कहानियां समय से परे होती हैं। वे एक गीत बन जाती हैं, जो हर दिल को छू जाती हैं। हमारी कहानी भी ऐसी ही थी। एक ऐसा गीत जो रूहों के बीच सदा गूंजता रहेगा। उस पहाड़ी पर बिताई गई वह रात हमारे जीवन का ऐसा मोड़ थी, जिसने हमें प्यार के हर पहलू का एहसास कराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें और गहरी और खास होती चली गईं। हर दिन हम कुछ ऐसा महसूस करते जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। एक नया अध्याय, तोते का संदेश गीत। वह तोता अब हमारी हर मुलाकात का हिस्सा बन चुका था। उसका नाम उसके गुणों से मेल खाता था। जब भी हम मिलते, गीत हमारे पास उड़कर आता और एक नया शब्द या वाक्य बोलता, मानो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन जब हम बगीचे में मिले, गीत ने कहा, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं होता। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या यह तुम्हारा संदेश है? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, यह तोता सिर्फ बोलता है, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल की गहराई को छूते हैं। ये तुम्हारे लिए मेरा वादा है दिव्या, हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं और मेरी सांसें धीमी पड़ गईं। उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा प्यार किसी और चीज से परे था। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण या शब्दों का खेल नहीं था। ये आत्माओं का बंधन था, अनजाने डर और दिल का साहस। हालांकि हमारा प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर भी बढ़ रहा था। क्या यह खुशी हमेशा के लिए रहेगी? क्या हमारी यह कहानी इतनी ही खूबसूरती से चलती रहेगी? मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम यह सब खो सकते हैं? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डर केवल तब आता है जब प्यार कमजोर हो। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि किसी भी डर के लिए इसमें जगह नहीं। उसने अपनी उंगलियों से मेरे गालों को छुआ और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन मुझसे दूर जाना पड़ा, तो भी मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को अपने भीतर संजो कर रखूंगा। तुम्हारा हर स्पर्श, हर मुस्कान मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। उसकी ये बातें मुझे भीतर तक छू गईं। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रेम का प्रस्ताव एक दिन उसने मुझे झील के पास बुलाया। ये वही जगह थी जहां हमने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैं चौंक गई। झील के चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी थी और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। वह घुटने पर बैठा, हाथ में एक छोटी सी अंगूठी ली हुए। उसने कहा, दिव्या, मैंने इस जीवन में जितनी भी चीजें महसूस की हैं, उनमें सबसे सच्चा एहसास तुम्हारे प्यार का है। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी रूह हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी को वो खुशी दी है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसने अंगूठी पहनाई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गीत, वह तोता, आसमान में उड़कर बोलने लगा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। हमने साथ में एक नया जीवन शुरू किया। हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई, जिसमें सिर्फ प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए गहरी समझ थी। हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, ये उन सभी के लिए एक संदेश थी
जो प्यार पर विश्वास करते हैं। हमारा रिश्ता यह सिखाता था कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं होता, ये आत्माओं का बंधन होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां रूहों के बंधन के रूप में अनंत तक चलती हैं, और हमारी कहानी, प्रेम का अनंत गीत, हमेशा उन दिलों में गूंजती रहेगी जो सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ दिलों को नहीं, आत्माओं को जोड़ता है। यह हर डर और बाधा को पार कर अनंत तक जीवित रहता है। प्रेम वह गीत है जिसे हर दिल सुन सकता है, पर गा वही सकता है जो सच्चे मन से प्रेम करता है। प्यार कभी मांगता नहीं, ये सिर्फ देता है, और जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो प्रेम अमर हो जाता है। सच्चा प्यार उन लम्हों में नहीं जीता जो आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि उन एहसासों में बसता है जो दिल से महसूस किए जाते हैं। प्रेम तब पूर्ण होता है जब एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर उन्हें ताकत बना दिया जाए। प्रेम का सबसे बड़ा उपहार यह है कि ये हमें खुद को भूलकर किसी और में खो जाने का साहस देता है। सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, ये स्पर्श, मुस्कान और आत्मा की गहराई में झलकता है। प्रेम वह जादू है जो दो आत्माओं को एक साथ बांध देता है और उन्हें अनंत तक एक बना देता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो यह हर दर्द को मिटा देता है और हर खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। प्यार वह एहसास है जो समय और सीमाओं से परे होता है, यह जीवन के हर क्षण को अनमोल बना देता है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, यह आत्माओं का वह रिश्ता है जो समय के बंधनों को पार कर अनंत तक चलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। रात के 3 बजे का सन्नाटा, अस्पताल के गलियारे गहरी शांति में डूबे थे। दूर कहीं से मॉनिटर की बीप और मरीजों की धीमी कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अंधेरा मानो सब कुछ निगलने को तैयार था। स्नेहा, जो एक अनुभवी और समर्पित नर्स थी, नाइट ड्यूटी पर थी। अपने जीवन के हर कोने में दर्द और खालीपन लिए वह अपने काम में लीन रहती, जैसे दूसरों की जिंदगी संवार कर अपनी अधूरी जिंदगी को भरने की कोशिश करती हो। उस रात अचानक इमरजेंसी वार्ड में शोर हुआ। कुछ लोग बदहवास हालत में एक युवक को स्ट्रेचर पर लेकर आए। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी कीजिए, ये सांस नहीं ले पा रहा। स्नेहा ने बिना एक पल गंवाए स्ट्रेचर के पास जाकर मुआयना किया। युवक का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और उसकी सांसें टूट रही थीं। वह समझ गई कि स्थिति गंभीर है। अपने अनुभव और संवेदनशीलता के साथ उसने फौरन इंजेक्शन तैयार किया। स्नेहा युवक की ओर झुकी, उसकी मासूमियत से भरी लेकिन दर्द में डूबी आंखें मानो उसे कहीं गहरे अंदर तक छू गईं। लड़ाई जिंदगी और मौत की थी। वह अपने हर कदम को तसल्ली से लेकिन तेजी से उठा रही थी। कुछ घंटों बाद युवक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी भूरी आंखें जैसे किसी गहरे सवाल में डूबी हुई थीं। पहली नजर उसने स्नेहा पर डाली। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज धीमी थी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है तुम्हें? युवक की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आभार की एक गहराई थी। आपने मुझे बचा लिया। स्नेहा ठहरकर उसके चेहरे को देखती रही। वह सिर्फ एक मरीज नहीं था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो स्नेहा को उसकी अपनी अधूरी कहानी की याद दिला रहा था। समय के साथ युवक का स्वास्थ्य सुधरने लगा। जब भी स्नेहा उसके इलाज के लिए आती, उसकी नजरें स्नेहा की आंखों से हटती ही नहीं थीं। स्नेहा भी यह महसूस कर रही थी कि इस युवक की मासूमियत और आभार ने उसके दिल के किसी कोने को हल्का सा छुआ है। हर बार जब वह कमरे से बाहर निकलती, उसे लगता जैसे उसने किसी अपने से बिछड़ने का दर्द महसूस किया हो। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। दो अधूरी जिंदगियां जो एक हादसे के जरिए एक दूसरे से मिली थीं, शायद किसी अंजाम की तरफ बढ़ रही थीं। स्नेहा की जिंदगी का वह नया दिन जैसे किसी पुराने दर्द को मिटा देने का वादा लेकर आया था। युवक, जिसका नाम आदित्य था,
अब पहले से काफी बेहतर था। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, लेकिन उनमें एक चमक भी थी, जो हर बार स्नेहा को देखकर और गहरी हो जाती। आदित्य धीरे धीरे अपनी हालत के बारे में स्नेहा को बताने लगा। एक हादसे में वह अपने परिवार को खो चुका था और वह अकेला रह गया था। उसकी बातों में दर्द ऐसा था जिसे सुनकर स्नेहा का दिल पिघलने लगा। वह जानती थी कि यह दर्द कुछ ऐसा ही है जैसा उसने अपने पति को खोने के बाद महसूस किया था। एक रात जब स्नेहा वार्ड में चेकअप के लिए आई, आदित्य ने झिझकते हुए कहा, आप हमेशा इतनी शांत और मजबूत कैसे रह पाती हैं? स्नेहा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद इसलिए क्योंकि मैंने समझ लिया है कि दूसरों की मदद करना ही मेरे जख्मों को भरने का सबसे अच्छा तरीका है। आदित्य की नजरें स्नेहा के चेहरे पर टिक गईं। उसने कहा, आपकी आंखों में भी दर्द है। आप उसे छिपाती हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? स्नेहा की मुस्कान धीमी पड़ गई। पहली बार किसी ने उसके भीतर के खालीपन को इस तरह महसूस किया था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हाँ, पर हम सभी की जिंदगियां अधूरी हैं, आदित्य, और यही अधूरापन हमें दूसरों से जोड़ता है। उन दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता बनने लगा था। स्नेहा का दिल, जो अब तक बस अपने काम और मरीजों की सेवा के लिए धड़कता था, अब एक नई उम्मीद से भरने लगा। आदित्य भी अब पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करने लगा था। कुछ दिनों बाद आदित्य को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वह जाने लगा तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। स्नेहा ने उसकी फाइल पकड़ते हुए हल्की मुस्कान से कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अपना ध्यान रखना। आदित्य ने रुककर कहा, क्या मैं कभी आपको फिर से देख पाऊंगा? स्नेहा की आंखों में एक अजीब सा संकोच था। उसने धीरे से कहा, शायद। जिंदगी बहुत अजीब है आदित्य, ये हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। आदित्य ने उसे एक गहरी नजरों से देखा और चला गया। स्नेहा वहीं खड़ी रही, जैसे उसने किसी अपने को फिर से खो दिया हो। स्नेहा ने सोचा कि आदित्य बस एक मरीज था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक खालीपन लौट आया था। एक रात जब वह अस्पताल की बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा के बीच उसने अपने दिल की धड़कनों को आदित्य की यादों में उलझा पाया। कुछ हफ्ते बीत गए। एक शाम, जब स्नेहा अस्पताल से निकलने को तैयार थी, उसने मुख्य दरवाजे पर आदित्य को खड़ा पाया। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। मैंने सोचा, अगर जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए, तो शायद मुझे यहीं होना चाहिए, आदित्य ने कहा। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में पहली बार उसने खुद को फिर से महसूस किया। वह चुपचाप खड़ी रही और आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में एक अधूरी जिंदगी पूरी होने की उम्मीद चमक उठी, और उसी पल, जैसे जिंदगी ने उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया, स्नेहा और आदित्य के बीच जो अनकहा रिश्ता पनप रहा था, वह किसी वसंत की तरह धीरे धीरे खिलने लगा। आदित्य अस्पताल से छुट्टी पाकर घर चला गया था, लेकिन स्नेहा का ख्याल उसके साथ हर जगह था। वह हर दिन उन पलों को याद करता जब स्नेहा ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसकी टूटती हुई उम्मीदों को भी सहारा दिया था। स्नेहा के लिए भी आदित्य महज एक मरीज नहीं था। वह उन अनगिनत रातों में, जब वह अकेले अपने कमरे में बैठी होती, आदित्य की मुस्कान और उसकी आंखों में झलकती कृतज्ञता को याद करती। वह खुद से सवाल करती, क्या यह सही है? क्या मेरी जिंदगी में अब भी प्यार के लिए कोई जगह हो सकती है? कई हफ्ते बीत गए। स्नेहा ने सोचा था कि आदित्य अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुका होगा, लेकिन एक शाम, जब अस्पताल के गेट पर उसकी ड्यूटी खत्म हुई, उसने देखा कि आदित्य वहीं खड़ा है। हल्की ठंड थी और आदित्य के हाथों में एक छोटा सा लिफाफा था। स्नेहा कुछ पल के लिए ठिठक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो आदित्य? उसने हल्की फटकार के साथ पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अपनापन था। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, बस, आपको यह देने आया था। उसने लिफाफा स्नेहा की ओर बढ़ा दिया। स्नेहा ने चौंकते हुए लिफाफा खोला। उसमें एक पन्ना था जिस पर आदित्य ने अपने मन की हर बात लिखी थी। कैसे उसने स्नेहा में न केवल एक नर्स, बल्कि अपनी जिंदगी की रोशनी देखी थी। उसने लिखा था, आपने मुझे सिर्फ मौत के मुंह से नहीं निकाला, बल्कि मुझे जीने का नया मकसद दिया। मुझे नहीं पता ये प्यार है या आभार, लेकिन आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। स्नेहा ने धीरे से पन्ना मोड़कर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। वह आदित्य की आंखों में देख रही थी
और पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया। आदित्य, ये सही नहीं है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। मेरी जिंदगी के हिस्से में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। जिंदगी को सही और गलत में बांटना इतना आसान नहीं है, स्नेहा। मैं बस यह जानता हूं कि जब मैं आपके साथ होता हूं तो मुझे लगता है मैं फिर से जिंदा हूं। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। आदित्य के शब्द, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में झलकती सच्चाई ने स्नेहा के दिल की दीवारों को हिला दिया था। अगले कुछ दिनों में स्नेहा ने आदित्य से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बार बार उसे वही सवाल पूछता रहा, क्या मैं भी प्यार के काबिल हूं? एक दिन, जब स्नेहा अस्पताल की बालकनी में अकेली खड़ी थी, आदित्य ने पीछे से आकर कहा, आप मुझसे डर रही हैं, स्नेहा? स्नेहा पलटी और आदित्य की आंखों में देखने लगी। मैं खुद से डर रही हूं, आदित्य। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम दोनों का दर्द एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकता? स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य का हाथ नहीं छोड़ा। उस पल उसे लगा कि वह पहली बार अपने दिल की आवाज सुन रही थी। वह पहली बार खुद को अपनी जवानी के उस दौर में खड़ा महसूस कर रही थी, जहां प्यार ने कभी उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उस रात दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। स्नेहा ने आदित्य को खुद के करीब महसूस किया, लेकिन एक दूरी भी बनाए रखी। प्यार धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था, एक शांत गहरी नदी की तरह, जो अपनी राह खुद तलाश रही थी। आने वाला वक्त आदित्य और स्नेहा ने अपने अपने दिलों में उमड़ते भावों को समझने का वक्त देने का फैसला किया। वे अक्सर साथ समय बिताते, बातें करते, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। प्यार के इस सफर में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक एहसास था जो दोनों के जीवन को धीरे धीरे संवार रहा था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो किसी शुरुआत की तरह था, लेकिन जिसकी गहराई अंतहीन थी। खामोशी में बसा पहला एहसास, स्नेहा और आदित्य के बीच का रिश्ता अब ऐसा बन चुका था जिसमें शब्द कम और खामोशियां ज्यादा बोलती थीं। दोनों ने अपने दिल के कोनों में किसी नए एहसास को जगह देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पाए थे। एक दिन आदित्य ने स्नेहा को बाहर मिलने का प्रस्ताव दिया। यह पहली बार था जब वह उसे अस्पताल के बाहर देखना चाहता था, एक नर्स के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ स्नेहा के रूप में। क्या तुम कल शाम को मुझसे मिलोगी? आदित्य ने हिचकिचाते हुए पूछा। स्नेहा ने कुछ पल सोचा। आदित्य, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सही या गलत के बारे में सोचना छोड़ दिया है, स्नेहा। कभी कभी बस दिल की सुननी चाहिए। स्नेहा ने पहली बार खुद को कमजोर पड़ते हुए पाया। उसने धीरे से हामी भर दी। अगले दिन शाम को स्नेहा ने खुद को आईने में देखा। सफेद कोट और अस्पताल की एकरस जिंदगी से दूर, उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। लंबे समय बाद उसने खुद को सजीव महसूस किया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक मुलाकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वह तय समय पर एक छोटे से कैफे में पहुंची, तो आदित्य पहले से वहां मौजूद था। वह नीली शर्ट और जीन्स में था, और उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी। स्नेहा को देखकर उसकी नजरें ठहर गईं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आदित्य ने कहा। स्नेहा मुस्कुरा दी। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी, आदित्य। जरूरत और चाहत में फर्क होता है, स्नेहा। मुझे आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनना अच्छा लगता है। दोनों ने कैफे के एक कोने में बैठकर बातें करनी शुरू कीं। आदित्य ने अपनी जिंदगी के वो हिस्से साझा किए जिन्हें उसने अब तक किसी से नहीं कहा था। अपना बचपन, अपने सपने और वह अकेलापन जिसने उसे तोड़ दिया था। स्नेहा ने भी अपने बारे में बताया, अपने पति के साथ बिताए खूबसूरत पल, और फिर वह हादसा जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। उनकी बातें न तो दुखी थीं, न ही खुश। वे बस सच्ची थीं। दो जिंदगियां जो टूटकर बिखर गई थीं, अब एक दूसरे की दरारों को भरने की कोशिश कर रही थीं। कैफे से बाहर निकलते हुए ठंडी हवा चल रही थी। स्नेहा के कंधे पर साड़ी का पल्लू उड़ने लगा। आदित्य ने हल्के से पल्लू को थाम लिया। आपको ठंड लग जाएगी, उसने कहा। स्नेहा ने पहली बार उसके हाथ को इतने करीब महसूस किया। उसकी हथेलियां गर्म और मजबूत थीं। उसने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ कदम चलने के बाद
आदित्य ने झिझकते हुए कहा, स्नेहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? स्नेहा रुक गई। उसने आदित्य की आंखों में देखा। क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी आपको दूसरा मौका भी दे सकती है? स्नेहा को जैसे शब्दों का जवाब नहीं मिला। उसने हल्के से कहा, दूसरे मौके अक्सर डराते हैं आदित्य। आदित्य ने गंभीरता से कहा, पर कभी कभी डर के उस पार ही तो असली जिंदगी होती है। उस रात दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब स्नेहा घर लौटी तो वह अपने भीतर एक नया एहसास लेकर लौटी थी। जैसे उसकी जवानी, जो जिम्मेदारियों और अकेलेपन के नीचे दब गई थी, फिर से पहली बार किसी की बातों में खिलखिलाने लगी हो। आदित्य और स्नेहा की मुलाकातें अब ज्यादा होने लगीं। दोनों ने अपने बीच के फर्क को महसूस किया, लेकिन उसे प्यार की राह में बाधा बनने नहीं दिया। यह रिश्ता न तो किसी जल्दबाजी का था और न ही किसी जोर जबरदस्ती का। यह एक नदी की तरह था, जो अपने रास्ते पर धीरे धीरे बह रही थी। उनकी जवानी अब अपने पहले एहसास की दहलीज पर थी। एक ऐसा प्यार जो न केवल उनके दिलों को, बल्कि उनके टूटे हुए हिस्सों को भी जोड़ रहा था। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा और सुविचार मिलते हैं, जो हमारे जीवन में गहरी समझ और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। कुछ सुविचार इस प्रकार हैं। कभी कभी हमें अपने डर को पार करना होता है, क्योंकि असली जिंदगी वहीं होती है जहां हमारी सीमाएं खत्म होती हैं। यह हमें बताता है कि डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह होता है, और उसे पार करने से ही हम अपने सच्चे उद्देश्यों और खुशियों को पा सकते हैं। हर रिश्ते की शुरुआत दिल से होती है, और जब हम दिल से जुड़ते हैं तो उस रिश्ते में सच्चाई और समझ होती है। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि रिश्ते का आधार सच्चाई और समझ होती है, न कि केवल बाहरी रूप या शर्तें। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हम खुद को भी समझने लगते हैं। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि दूसरों की मदद करते हुए हम अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार और सहानुभूति का विकास होता है। जीवन के सबसे सुंदर पल उन छोटे छोटे एहसासों में छुपे होते हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां और गहरी संवेदनाएं अक्सर साधारण और सरल क्षणों में होती हैं, जिन्हें हम व्यस्तता के कारण छोड़ देते हैं। सच्चा प्यार किसी आदर्श की तलाश नहीं करता, वह बस एक दूसरे के जख्मों को समझकर उन्हें भरने का प्रयास करता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार का अर्थ किसी परफेक्ट साथी की तलाश नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द और भावनाओं को समझकर सहारा देना है। जब हमें अपनी जिंदगी में दूसरे मौके मिलते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे हमें नए अध्याय की ओर ले जाते हैं। यह विचार यह बताता है कि हमें जीवन के हर नए मौके को गले लगाना चाहिए, क्योंकि वे हमारी व्यक्तिगत वृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन सुविचारों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में सच्चाई, समझ, संवेदनशीलता और साहस सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हीं गुणों से हम अपने रिश्तों और खुद की दुनिया को सशक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी 35 साल की कुंवारी बहन कई साल बाद घर आई थी। शादी में दिलचस्पी न होने की वजह से पापा से लड़ाई झगड़ा करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं पर रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब मैंने कपड़े पहनते वक्त मेरी जीन्स की चैन गलत जगह पर अटक गई। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया था। वह बोली, तुम तो अभी 16 साल के हो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब तो बहुत बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। कुछ समय पहले मेरी दीदी रिया कई सालों बाद हमारे घर आई थीं। वो 30 साल की थीं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए दोपहर को जब मैं स्कूल से घर लौटता तो घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। शायद यही वजह थी कि पापा ने दीदी को हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया था। जब दीदी घर आईं तो उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, राहुल, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। उनका मेरे साथ होना बहुत अच्छा लग रहा था।
उन्होंने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया और मैंने खुशी-खुशी अपना कमरा उनके साथ शेयर किया। दोपहर को स्कूल से लौटने पर दीदी मेरे हाथ से बैग लेतीं, खाना परोसतीं और मेरा हर ख्याल रखतीं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता। पर दीदी के आने का एक और कारण था, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। मेरी कम उम्र में ही इस बीमारी ने मुझे कमज़ोर बना दिया था। हर दिन मुझे एंटी थायराइड इंजेक्शन लेना पड़ता था और इसके लिए घर पर एक मेल नर्स आता था। नर्स, करण, हर दिन दोपहर में आता। उसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। उसकी बातों और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जब करण आता, तो दीदी अक्सर उसे चुपचाप देखती रहती। मैं इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि दीदी करण के बारे में कुछ छिपा रही हैं। एक रात की बात है। मैं अपने कमरे में सो रहा था और अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि दीदी खिड़की के पास खड़ी थीं और किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे से बोलीं, "ये बात राहुल को नहीं पता चलनी चाहिए। जो हुआ वो बहुत गलत था।" मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने करवट बदलकर सोने का नाटक किया, लेकिन अब मेरे मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। आखिर दीदी मुझसे क्या छिपा रही थीं? करण के साथ उनका क्या रिश्ता था? और ऐसा क्या हुआ था जिसे मुझे नहीं जानना चाहिए? अगले दिन मैंने दीदी की हर हरकत पर ध्यान देना शुरू किया। करण जब आया, तो दीदी की नजरें उससे मिलने के बजाय झुक गईं। और उस दिन, करण के जाने के बाद, मैंने दीदी के कमरे में एक कागज का टुकड़ा पाया। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, "सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा।" अब यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। ये मेरी जिंदगी में एक ऐसे राज का दरवाजा खोलने वाला था, जिसे जानने के बाद सब कुछ बदल सकता था। आखिर दीदी और करण का क्या सच था? क्या यह सच मेरी जिंदगी पर कोई असर डालने वाला था? या यह सिर्फ एक गलत फहमी थी? कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर के हॉल में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं धीमे कदमों से उस ओर बढ़ा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जब मैंने हॉल में झांका, तो दीदी वहां खिड़की के पास खड़ी थीं। वह किसी चीज को देख रही थीं, लेकिन उनका चेहरा तनावग्रस्त और गंभीर था। उनके हाथ में एक डायरी थी, जो शायद उन्होंने हमारे स्टडी रूम से उठाई थी। मैंने धीमे से उनसे पूछा, "दीदी, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं?" मेरी आवाज सुनते ही वह चौंक गईं और जल्दी से डायरी को पीछे छुपाने की कोशिश करने लगीं। उनके चेहरे पर एक डर और झिझक साफ झलक रही थी। मैंने आगे बढ़कर पूछा, "आपके पास ये डायरी क्यों है? और आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं?" उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, "कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ आ गई। तुम जाओ और सो जाओ।" लेकिन उनके शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव बोल रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, "दीदी, अगर कुछ परेशानी है, तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैंने आपकी रातों के अजीब व्यवहार को भी नोटिस किया है। कृपया मुझे सच बताइए।" उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, "ये सच है कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने से डर रही हूं।" मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, "आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं।" कुछ देर बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ समय से किसी मानसिक तनाव से जूझ रही थीं। उन पर एक भारी दबाव था, जो वह किसी से साझा नहीं कर पा रही थीं। उनका रातों का व्यवहार इसी मानसिक स्थिति का नतीजा था। उन्होंने कहा, "यह डायरी हमारी माँ की है। इसमें उनकी पुरानी बातें लिखी हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं। माँ ने अपने संघर्ष और दुखों के बारे में लिखा है, जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाई। अब वह बातें मुझे डराने लगी हैं।" मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि दीदी को मेरी मदद की जरूरत है। मैंने उनसे वादा किया कि हम इस समस्या का समाधान मिलकर ढूंढेंगे। चारों ओर नजर दौड़ाई तो दीदी को मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़ा पाया। वो हल्के से दरवाजे की ओर झांक रही थीं। मैं सोच में पड़ गया, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? मन में सवाल उठने लगा। मैंने उनके पास जाने की सोची, लेकिन तभी वो पलटकर मेरे कमरे की ओर आ गईं। अगर मुझे देख लेतीं, तो शायद उन्हें लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं।
इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह लौट आया और सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी भी कमरे में आईं। वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गईं, लेकिन उनका व्यवहार अजीब लग रहा था। वो मेरे पास आईं और बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगीं। उनका ये अनकहा स्नेह मुझे थोड़ा असमंजस में डाल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी किसी उलझन में हों। अगले दिन दोपहर को घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। दीदी मुझे पढ़ाई करा रही थीं। मैंने उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए सहजता से पूछा, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी बस एक जिम्मेदारी है, लेकिन अब लगता है किसी का साथ होना जरूरी है। पर अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि सही जोड़ीदार मिलना मुश्किल हो गया है। उनके जवाब में कहीं एक अधूरी उम्मीद थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने फिर सवाल नहीं किया और चुपचाप पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंकल मुझे इंजेक्शन देने आए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं सो गया। जब जागा तो भूख लग रही थी। मुझे पास्ता खाने का मन हुआ। मैंने दीदी से कहा, दीदी, क्या मेरे लिए पास्ता बना दोगी? वो मम्मी के कमरे में थीं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा वो किसी गहरी सोच में थीं। बारिश की बूंदों ने जैसे ही खिड़की पर दस्तक दी, मैं अपनी किताब बंद कर खड़ा हो गया। दीदी अभी अभी नहाकर बाहर आई थीं। उनके गीले बाल और हल्के गुलाबी गाउन ने कमरे को एक अलग सी महक और चमक से भर दिया। वह अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे वह कोई पुरानी यादों में खो गई हों। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि वह इतने ध्यान से क्या देख रही हैं। मेरी भूख अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी और मैं कमरे के अंदर चला गया। अरे राहुल, उठ गए! बताओ, कैसी लग रही हूं? दीदी ने हंसते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आप तो हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या आप पास्ता बना सकती हैं? दीदी ने हंसते हुए मेरे गाल पर हल्की सी थपकी दी। तुम्हें तो हमेशा खाना ही चाहिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाती हूँ। कुछ ही देर में वह पास्ता लेकर आईं और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस रात मैंने महसूस किया कि दीदी के चेहरे पर एक अनकही दुविधा थी, जो शायद उनकी मुस्कान के पीछे छिपी थी। रात को जब मैं पानी पीने के बहाने उठा, तो मैंने देखा कि दीदी बालकनी में खड़ी हैं। मैं चुपचाप उनके पास गया और पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी चुप क्यों हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए? ये सवाल अचानक था। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, दीदी, शादी सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि एक भावना है। जब आपको लगे कि आपका साथी आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है, तब वही सही समय होगा। दीदी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह मुस्कुराई और कहा, तुम बड़े हो गए हो राहुल, शायद अब तुम समझने लगे हो। उस पल में मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों का मतलब केवल सामाजिक परंपराएं नहीं, बल्कि आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव है। उस रात हमने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को और बेहतर समझा। राहुल के लिए उसका घर हमेशा एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। वह कमरे में अकेला था और अचानक मम्मी पापा के बीच एक बेहद प्यारी बातचीत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार क्या होता है। उसने देखा कि मम्मी पापा एक दूसरे के करीब थे और यह प्यार का एहसास उसे गहरे से छू गया। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। राहुल की बड़ी बहन दीदी ने अचानक अपने कपड़े बदले और खुद को ज्यादा सजी धजी हुआ महसूस करने लगी। वह जानता था कि दीदी के मन में कुछ अलग था और उसे महसूस हुआ कि अब दीदी को खुद से ज्यादा समझने की जरूरत थी। कुछ दिन बाद राहुल ने एक दिन दीदी से पूछा, क्या तुम्हें भी किसी के साथ अपना जीवन बिताने की इच्छा होती है? दीदी ने उसकी बात को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, तुम्हारी समझदारी ने मुझे चौंका दिया राहुल। मैं सोच रही थी कि तुम छोटे हो, लेकिन अब समझ आई कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। वह दिन दीदी और राहुल के रिश्ते में एक नई समझ और गहरे संबंध की शुरुआत थी। दीदी ने राहुल को बहुत ही समझदारी से सिखाया कि प्यार केवल शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावना होती है, जिसे सिर्फ समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। राहुल ने महसूस किया
कि रिश्ते और भावनाएं समय के साथ बदलती हैं और इसके साथ खुद को भी समझना जरूरी है। राहुल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर गए हुए थे और घर में सिर्फ वह और दीदी अकेले थे। एक दिन दीदी ने उसे बताया, राहुल, तुम्हारे लिए मैंने गोलगप्पे बनाए हैं। वह उसके साथ बैठकर उसे गोलगप्पे खिला रही थी और राहुल धीरे धीरे समझने लगा कि प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह बिना शर्त होता है। दीदी ने राहुल से कहा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे लिए और भी खास हो। समय के साथ राहुल ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे परिवार से होता है। रिश्तों का सही एहसास उसे समझ में आने लगा। लेकिन फिर एक दिन राहुल अचानक बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिसमें उसने अपनी कल्पनाओं में एक अलग दुनिया बनाई। यह उसके अंदर चल रहे तनाव और भावनाओं का परिणाम था, क्योंकि वह कभी भी खुद से अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाया था। जब राहुल आईसीयू से बाहर आया, तो मम्मी पापा ने उसे और उसकी भावनाओं को समझने की पूरी कोशिश की। दीदी भी उसके पास आई और माफी मांगी। वह बोली, राहुल, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन कभी अपनी दुनिया में खो गई। तुम्हारी वजह से ही मुझे सही रास्ता मिला। इस घटना के बाद राहुल और उसके परिवार ने यह समझा कि एक स्वस्थ और प्यार भरा रिश्ता केवल तब बनता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, समय बिताते हैं और एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं। प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का नहीं होता, ये परिवार के हर सदस्य के बीच भी होता है। संदेश: रिश्ते समय और समझदारी से मजबूत होते हैं। बच्चों को प्यार और ध्यान देना न केवल उनका मानसिक और भावनात्मक विकास करता है, बल्कि यह परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे से जुड़ने का एक नया तरीका भी देता है। बिल्कुल, बच्चों को सच्चे प्यार और ध्यान की जरूरत होती है, ताकि वे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ बड़े हों। जब परिवार में प्यार और समर्थन का माहौल होता है, तो बच्चों में सुरक्षित और स्थिर होने का एहसास होता है। यही नहीं, यह रिश्तों में समझदारी और आपसी विश्वास को भी मजबूत करता है, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। इस प्रकार परिवार का हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वह माता पिता हों या बच्चे। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझना बेहद जरूरी होता है। जब हर सदस्य दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करता है, तो यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि परिवार के भीतर एक गहरी और स्थायी समझ भी बनती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और खुले दिल से संवाद करते हैं, तो यह उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने विचार और भावनाएं स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जहां वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं। यही वह समय होता है जब परिवार के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहता है। इसके साथ ही परिवार के साथ बिताए गए समय का महत्व भी बढ़ता है। छोटे छोटे पल, जैसे एक साथ खाना खाना, खेल खेलना या बस बातों में समय बिताना, रिश्तों को और गहरा बनाता है। ये छोटे छोटे पल परिवार के बीच एक मजबूत बंधन की तरह काम करते हैं, जो कठिन समय में भी एक दूसरे को सहारा देने का जरिया बनते हैं। जब परिवार में प्यार, समझदारी और समय की कीमत होती है, तो कोई भी बाहरी चुनौती उसे कमजोर नहीं कर सकती। इस तरह से परिवार का हर सदस्य अपने जीवन की हर दिशा में समृद्ध होता है और रिश्ते भी लगातार और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।